Okay, so let's start with this fourth chapter in our economics book, globalization and the Indian economy. Well, globalization, वैश्वीकरण. अब अभी के टाइम में अगर हम देखें एज ए कंज्यूमर तो हमारे पास जो है बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, राइट. आई मीन डिजिटल कैमराज, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, क्या सब नहीं मिलता है. आई मीन आई रिमेंबर व्हेन वी वर किड्स, आई गेस एक्शन वाज एक्शन कंपनी के जूते जो होते थे वो काफ़ी एक्सक्लूसिव माने जाते थे. नाउ यू हैव लाइक नाइकी, प्यूमा, एडिडास, आई मीन नेम इट एंड यू विल गेट इट. Thing is that like gradually something happened. Indian market was open to the global economy, and as a result we had like so many new products coming to the market. We had like so many new companies coming to the market. As customer we had lots of options. तो यही सब चीज़ें जो हैं ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से होने वाले परिवर्तन का हिस्सा है. ओके अब अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो मोटा मोटी दुनिया की जितनी भी टॉप कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. ओके जिस भी तरह की सर्विसेज की बात करो, ज़्यादातर तरह की सर्विसेज भी इंडिया में अवेलेबल होती है. तो ये जो एक वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स है हमारे मार्केट में, ये एक रिसेंट फेनोमेना है. जैसे मैंने आपको कहा था ये 90s के बाद शुरू हुआ जब इंडिया की इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन शुरू हुआ. ओके आज से लाइक 30 साल पहले की अगर आप बात करो, 1990s से पहले की बात करो तो फिर ये सब नहीं था. ओके तो फिर किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस तरह के चेंजेस लाते हैं और किस तरह से इन चेंजेस ने जो है लोगों के लाइफ्स को अफेक्ट किया है. इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं. नाउ फर्स्ट लाइक ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, वी हैव टू लुक एट प्रोडक्शन, कि किस तरह से अब जो है बहुत सारे देशों को मिला के प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. एक ही चीज़ का प्रोडक्शन जो होता है वो मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में डिवाइडेड होता है. अब 20th सेंचुरी के मिडिल तक अगर हम बात करें तो हर एक देश के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग होता था. फिर चीज़ें जो है वो एक देश से दूसरे देश जाती थी. फॉर एग्जांपल जो इंडिया जैसी जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी वो सब जो है रॉ मटेरियल वगैरह सब भेजते थे, खाने का सामान सब एक्सपोर्ट करते थे. और दूसरी तरफ ब्रिटेन वगैरह जो है वो फिनिश्ड गुड्स जो उनके होते थे जैसे टेक्सटाइल वगैरह सब, वो सब जो है वो एक्सपोर्ट किया करते थे. और ट्रेड जो था वो एक्सचेंज का एक मेन चैनल था. लेकिन ये सब कहानी उन दिनों की है जब तक कि MNCs का उदय नहीं हुआ था, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का उदय नहीं हुआ था. अब ये MNC क्या होता है? तो MNC इज़ अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन. बेसिकली ऐसी कंपनी जो कि एक से ज़्यादा देश में प्रोडक्शन चलाती है, कंट्रोल करती है, वो MNC कहला जाएगी. ठीक है, MNCs जो होते हैं वो अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज जो हैं वो उन रीजन्स में स्थापित करते हैं, उन क्षेत्रों में स्थापित करते हैं जहाँ पर कि उनको जो है चीप लेबर मिल जाएगा या दूसरे रिसोर्सेज थोड़े सस्ते मिल जाएंगे. और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो कम रहे, MNCs का प्रॉफिट ज़्यादा हो सके या फिर वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिवली जो है अपनी चीज़ों को मार्केट में बेच सके. जैसे यहाँ पर जो है एक MNC के ऑपरेशन का एग्जांपल दिया गया है कि एक बड़ी MNC है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है. तो ये क्या करती है कि अभी कोई इक्विपमेंट जब आप बनाते हैं, कोई भी जब आप मशीन या औजार बनाते हैं तो इसको डिज़ाइन करना पड़ता है. तो इसका डिज़ाइन जो होता है वो USA में कंपनी के रिसर्च सेंटर में होता है. उसके बाद जो कंपोनेंट्स लगेंगे उस इक्विपमेंट को बनाने में, वो कंपोनेंट्स जो हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं. उसके बाद इन कंपोनेंट्स को जो है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में भेजा जाता है जहाँ पर कि इन कंपोनेंट्स को असेंबल करके जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है. मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप क्यों? क्योंकि मैक्सिको जो है USA के मार्केट के पास हो गया, ईस्टर्न यूरोप जो है वो यूरोपियन मार्केट के पास हो गया. तो मतलब चीज़ों को सीधा असेंबल करो और वहाँ के मार्केट में भेज दो आप. और कंपनी का जो कस्टमर केयर सर्विस है जहाँ पर कस्टमर प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, राइट. तो कस्टमर केयर जो है वो इंडिया बेस्ड उनके कॉल सेंटर्स से होता है. ये कॉल सेंटर का एक सीन हो गया जहाँ पर कि टेलीकॉम फैसिलिटी है, इंटरनेट है और जिसके थ्रू जो है विदेश के कस्टमर्स को जो है सपोर्ट दिया जाता है. ये कॉल सेंटर का एक जनरल पिक्चर हो गया आपके सामने. अब इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि MNC जो है वो सिर्फ अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ग्लोबली नहीं बेच रही है. जो भी इक्विपमेंट ये कंपनी बना रही है सिर्फ उस इक्विपमेंट को पूरी दुनिया में नहीं बेच रही है,
मोर इम्पोर्टेंटली जो भी इनके गुड्स और सर्विसेज हैं, जो भी सामान और सर्विसेज ये बेच रहे हैं, इनका प्रोडक्शन भी ग्लोबली हो रहा है। और इसकी वजह से ऑफ कोर्स लाइक अगर मान लो कि एक ही चीज़ का एक फाइनल प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्शन 3-4 जगह लोकेशन पर होगा तो ऑफ कोर्स ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से होगा, राइट। तो इसमें क्या करते हैं ये कि प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इसको ग्लोबली भेज देते हैं। अब जैसे मान लो कि यूएसए में इन्होंने रिसर्च किया इक्विपमेंट के ऊपर, डिज़ाइन वगैरह से डिज़ाइन वगैरह के ऊपर रिसर्च किया, बिकॉज लाइक यूएसए हैज़ लॉट्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स लाइक हाईली प्रोफिशिएंट इंजीनियर्स एंड एवरीथिंग। तो चलो वहाँ पर डिज़ाइन अपना इन्होंने बनाया, और डिज़ाइन जो है सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, तो इसलिए ये भी एक चीज़ हो गया। फिर ये क्या करेंगे, क्योंकि चाइना के पास क्या है कि चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, मतलब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने का जो सिस्टम है चाइना का वो सस्ता पड़ता है। तो अब ये क्या करेंगे कि ये जो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है इन्होंने इसलिए चाइना को दे दिया। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप को असेंबली के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ये यूएस और यूरोप के मार्केट के पास है। इंडिया में कॉल सेंटर वगैरह इसलिए दिया गया क्योंकि इंडिया में जो है हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जिनको कि प्रोडक्शन का या इक्विपमेंट के टेक्निकल आस्पेक्ट्स का जो है पूरा पता रहता है। तो किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उनको जो है उस इक्विपमेंट के बारे में गाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है तो उसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन का लेवल बेहतर होगा और ये जो है कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए कॉल सेंटर इधर दे दिया गया। तो मतलब ये हो गया कि एमएनसी जो है वो मोटा मोटी 50 to 60% कॉस्ट सेविंग कर लेती है। ओके, तो इस तरीके से प्रोडक्शन को जो है ग्लोबली स्प्रेड करने का फ़ायदा जो है वो ज़बरदस्त हो गया, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया। अब आगे बात करते हैं हम कि किस तरह से जो है इस प्रोडक्शन को इंटरलिंक किया जाता है, कैसे जो है ग्लोबली जो है प्रोडक्शन जो ग्लोबली जो स्प्रेड है ये प्रोडक्शन को कैसे इंटरलिंक किया जाता है। तो देखो जनरली जो है एमएनसी जो है वो अपना प्रोडक्शन उन जगहों पर प्लेस करती है जो कि मार्केट के पास हो, जहाँ पर कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो, जहाँ पर बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल अवेलेबल हो। अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर जो है इन्होंने टर्म यूज किया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप लोगों को शायद पहले भी मैंने कभी बताया होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट जस्ट लाइक गिव यू अ क्विक आइडिया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया इकोनॉमिक्स में जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। लैंड मतलब जो भी रिक्वायर्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हो गया आपका लैंड। लेबर मतलब स्किल्ड अनस्किल्ड जो वर्क फोर्स है दैट इज़ योर लेबर। कैपिटल मतलब जो मशीनरी वगैरह सब रिक्वायर्ड होगी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वो हो गया आपका कैपिटल। और इंटरप्राइज मतलब हो गया वो बंदा जो कि मान लो इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, पर्टिकुलर बिजनेस को जो है अरेंज करने का जिसका आइडिया होता है, और ऑफ कोर्स वो जो है रिस्क भी बेयर करता है इसका। ठीक है, अब तो इसलिए जो है इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का होना जो है वो कंपलसरी है कभी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को चलाने के लिए। और जितना ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना सस्ता होगा प्रोडक्ट का प्राइस उतना कम हो जाएगा। तो एमएनसीज क्या चूज करेंगी कि वो जो है ये देखेंगी सबसे पहले कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर जो कि प्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये, तो ये सबसे पहले जो है अवेलेबल होना चाहिए कम कॉस्ट पर। और साथ ही साथ जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो भी अगर कम दाम पर मिल गए तो बहुत बढ़िया, लेकिन एटलीस्ट मिलते अगर हैं सिमलेसली तो वो तो कंपलसरी कंडीशन है। इसके अलावा एमएनसी जो है मतलब सस्ते फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सस्ते और एश्योर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा एमएनसी और क्या देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या असर पड़ता है इसके बारे में हम लोग बाद में भी बात करेंगे। अब एक बार जब उनको पता चल जाता है एमएनसी जब एक बार ये एश्योर्ड हो जाती हैं कि हाँ चलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे, लेबर जो है वो सस्ता मिल जाएगा या प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो सस्ता में सेटअप हो जाएगा और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो भी ठीक है, हेल्पफुल है, तो उसके बाद वो अपनी फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज वगैरह सेटअप करेंगे। अब यहाँ पर जो पैसा खर्चा होता है, क्योंकि अब फैक्ट्री या ऑफिस अगर आप सेटअप करते हैं तो आपको ज़मीन खरीदना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, मशीन वगैरह लगाना पड़ेगा, नहीं मशीन और बाकी इक्विपमेंट वगैरह, तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जो पैसा इन सब चीज़ों को खरीदने में लगाया गया दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट। अब एमएनसी जो इन्वेस्टमेंट करती हैं दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो कि इंडिया में अगर अभी के टाइम में लेट्स से लाइक
यूनिलीवर जो है यूएसए बेस्ड कंपनी है, और यूनिलीवर अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, ऑफ कोर्स कर चुकी है वो काफ़ी ज़्यादा, तो ये क्या होगा, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। या फिर जब अमेजॉन ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, अमेजॉन इज एन एमएनसी, और अमेजॉन जब इंडिया आई तो ये किस कैटेगरी में आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। नाउ एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट्स। सिंपल सी बात है, बिजनेस में जो भी पैसा लगाया जाता है वो जो है प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस के साथ लगाया जाता है। अब एमएनसी जब मान लो कि इन्वेस्ट करती हैं, वो जब अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी इस्टेब्लिश करती हैं, तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि एमएनसी जो है वो प्रोडक्शन अपनी फैसिलिटी भी सेटअप कर सकते हैं। कभी कभी वो जो है जो लोकल कंपनीज होंगी उन कंट्रीज़ की, उनके साथ वो ज्वाइंटली अपना जो है प्रोडक्शन जो है करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लोकल कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि एमएनसी जो है वो उनको पैसा देते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि नई मशीन वगैरह लगा लो भाई, फास्टर प्रोडक्शन वगैरह के लिए। और दूसरी बात यह है कि एमएनसीज अपने साथ जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लाती हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो दो फायदा हो गया ना, एक तरफ तो उनको इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, जो लोकल पार्टनर है उसको इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, दूसरी तरफ उसको जो है टेक्नोलॉजी भी मिल गई, तो दोनों फायदा हो गया इसका। लेकिन बहुत एक कॉमन रास्ता जो है एमएनसी इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि लोकल कंपनी को खरीद लो और उसके बाद जो है प्रोडक्शन को बढ़ा लो। एमएनसीज के पास चूँकि बहुत ज़्यादा पैसा होता है, एक एग्जांपल दे यहाँ पर कारगिल फूड्स का आपको दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी अमेरिकन एमएनसी है। तो इसने जो है इंडिया की छोटी छोटी कंपनीज को खरीदा, जैसे कि परख फूड को खरीद लिया। अब परख फूड जो है इनका काफ़ी बड़ा मार्केट नेटवर्क था इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में, और इनके पास बहुत ही वेल रेप्यूटेड ब्रांड्स थे, और साथ ही साथ जो है परख फूड के पास 4 ऑयल रिफाइनरीज थी, कुकिंग ऑयल, जिनका कि कंट्रोल अब कारगिल के पास चला गया। और इन कंपनीज को खरीदने के बाद अब कारगिल जो है वो इंडिया में एडिबल ऑयल की जो है सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी है, जो कि डेली जिसके पास 5 मिलियन पाउचेज बनाने की कैपेसिटी है। इनफैक्ट इन एमएनसीज के पास इतना वेल्थ होता है कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ के पूरे बजट को एक्सीड कर जाए, और इतने पैसे के साथ मान लो ये एमएनसीज क्या कर सकती है कौन जानता है। आई मीन रिसेंटली आप लोगों ने सिर्फ जो है जेफ बेजोस के पर्सनल वेल्थ के बारे में सुना होगा, राइट। आई मीन इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग, मोर देन $200 बिलियन, छोटी मोटी रकम नहीं है ये। एमएनसी जो है उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का तरीका जो है एक और भी है। बड़ी एमएनसी जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वो क्या करती हैं कि वो जो है प्रोडक्शन का ऑर्डर जो है वो छोटे प्रोड्यूसर्स को दे देते हैं, जैसे कि गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स। ये जो है कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्रीज़ के जहाँ पर कि प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी लार्ज नंबर में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो करते हैं। तो ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे कि ये जो है सामान बनाएंगे और फिर उसके बाद ये एमएनसी को सप्लाई कर देंगे, और उसके बाद वो क्या करेंगे, तो वो जो है इसको अपने ब्रांड नेम के अंदर जो है कस्टमर्स को बेच देंगे। अब इससे मान लीजिए आप लोगों ने जो है लेवाइस, ली कूपर, एडिडास, रीबॉक, इन सब के प्रोडक्ट्स के बारे में देखा होगा। तो एक्चुअली इस पर कंट्रोवर्सी भी चली थी। अब ये क्या करेंगे कि खुद से मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करेंगे, ये जो है बांग्लादेश या फिर थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज़ के पास, वियतनाम, इन सभी कंट्रीज़ के जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि भैया ये फैब्रिक क्वालिटी चाहिए, ये स्टिचिंग की क्वालिटी चाहिए, ये हमारा मेजरमेंट रहेगा, अपना सारा स्पेसिफिकेशन वो बता देंगे। और उस सारे स्पेसिफिकेशन को बताने के बाद जो है वो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरर्स जो होंगे वो सामान बनाएंगे और फिर वो जो है बेचेंगे उस एमएनसी को। एमएनसी अपना क्वालिटी चेक कर लेगी, क्वालिटी के मुताबिक है, चलो अपना ठप्पा लगाओ, बेच लो इसको। अब ये जो एमएनसीज हैं इनके पास जो है प्राइस डिटरमिन करने का, क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशन, इन सभी पर ज़बरदस्त कंट्रोल रहता है। आई एम नॉट श्योर बट आई गेस इट वाज अ कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू आई गेस इट वाज ली कूपर और सम अदर लाइक लार्ज गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एमएनसी, जिनके ऊपर कि ये ब्लेम लगा था कि उनके कपड़े जो हैं वो स्वेट शॉप्स में बनते हैं। स्वेट शॉप्स जहाँ पर कि वर्कर्स से काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जाता है, सैलरी बहुत कम दी जाती है, अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर काम करवा के वो कपड़े बनते हैं और उसको ये कंपनी जो है वो काफ़ी हाई प्राइस में मार्केट में बेच रही थी। तो उसके बाद जब काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई तो फिर स्वेट शॉप्स को बंद किया। स्वेट शॉप्स में जो एम्प्लॉय काम करवा रहे थे, इस सिस्टम को उनको चेंज करवाना पड़ा। या फिर एप्पल के साथ भी प्रॉब्लम, एप्पल कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फेमस आईफोन, आईपैड एंड मैकबुक प्रोड्यूसर्स। तो एप्पल जो है वो चाइना से अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, और कुछ साल पहले जो है कंट्रोवर्सी उठी थी कि जिन फैक्ट्रीज़ में एप्पल के कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर जो है वर्कर्स को अनसेफ इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है।
तो इसके बाद जो है एप्पल ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और सब्सिक्वेंटली जो है उसने वर्क कंडीशंस का भी एक क्राइटेरिया फिक्स किया जिसके अंदर कि आपको एम्प्लॉयज से काम करवाना है। तो इस तरीके से एमएनसी जो है इनका प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी और लेबर कंडीशन वगैरह पर जो है ज़बरदस्त कंट्रोल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, ये प्रोसेस एक्चुअली जो होता है इसको आप जो है ऑफशोरिंग कह सकते हैं, जहाँ पर कि आप जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, आप किसी और को ठेका दे दिए, आउटसोर्सिंग का टाइप हो गया ये। तो मतलब कि एमएनसी जो है वो किसी कंट्री में 2-3 तरीके से आ सकती है। वो जो है जॉइंटली लोकल कंपनीज के साथ बिजनेस कर सकती है। फॉर एग्जांपल द वे यू नो लाइक आई गेस इट इज़ अभी रिसेंटली एक वॉलमार्ट ने जो है जैसे फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया, राइट। तो इस तरह से जो है जॉइंट ओनरशिप लेके अब वो कंपनी चलाएंगे इधर। या फिर मान लीजिए कि ये जो एक्विजिशन का बताया गया तरीका, किस तरीके से कारगिल फूड ने जो है पड़क फूड को एक्वायर कर लिया, तो ये भी एक तरीका है एमएनसीज़ के किसी कंट्री में ऑपरेट करने का। आउटसोर्सिंग भी एक तरीका है जहाँ पर कि आप सर्टेन प्रोसेसेस को, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, इसको जो है किसी दूसरे डिस्टेंट प्रोड्यूसर को जो है आप सौंप देते हैं और फिर वो आपको बना के देता है। तो इस तरह से ये 3 तरीके हैं जिनके द्वारा जो है एमएनसी जो है, या इसके अलावा और भी तरीके हैं जिनके द्वारा एमएनसी जो है वो अपने प्रोडक्शन को जो है फैलाते हैं और इसके साथ जो है वो लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब लोकल कंपनीज़ के साथ जब वो पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है ना, सप्लाईज़ के लिए उनका यूज करके या फिर लोकल कंपनी के साथ क्लोजली compete करके या उनको ख़रीद के, तो बेसिकली एमएनसी जो हैं वो वहाँ के उन लोकेशंस पे प्रोडक्शन पर भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालते हैं, ओके। और यही वजह है कि जो ये वाइडली डिस्पर्स लोकेशंस हैं जहाँ पर कि अलग अलग प्रोडक्शन से रिलेटेड काम चल रहा है, कंपोनेंट डिज़ाइनिंग से लेके या इक्विपमेंट डिज़ाइनिंग से लेके कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से लेके असेंबलिंग तक का ये जो अलग अलग काम चल रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, ये इंटरलिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। So here you have got like an example of Ford Motors, okay, उनसे रिलेटेड आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, and then you have got the questions based on these. Your job will be to like try answering these questions and see like how how successful you are, and if you have any doubt with any of these questions, of course we can discuss it in the class. Okay, well then bye bye, have fun.